नमस्कार और कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत भी। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में हमारी थीम है स्टार्टअप इंडिया, एक ऐसा इकोसिस्टम जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया और हम कह रहे हैं जीत लो दुनिया। जी हाँ, स्टार्टअप की बात आती है तो भारत का नाम अब सबसे ज्यादा तेजी के साथ दिमाग में आता है। सिर्फ हमें नहीं या आपको नहीं, पूरी दुनिया में यही आलम है। तो स्टार्टअप अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है और हम भी देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान में आते जा रहे हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अपनी धाक जमा रहे हैं। उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, यूनिकॉर्न्स की लाइन लग रही है। लेकिन ये स्टार्टअप की दुनिया क्या ऐसे ही तो नहीं बन गई। आज की तारीख में ये कहाँ खड़ी है? क्या कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो अब उसके लिए पहले से बहुत ज़्यादा मौके, बहुत आसान रास्ते हैं या फिर इसके अंदर कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। स्टार्टअप दूर से देखने में तो बहुत ही ग्लैमराइज लगता है, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें भी हैं, उसकी अपनी परेशानियाँ भी हैं। तो आज इन सब पर ही चर्चा करेंगे और मनाएंगे स्टार्टअप डे। लेकिन उससे पहले कि हम अपने मेहमानों को जोड़ें और आपसे इंट्रोड्यूस कराएं, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स देखते हैं। स्थिति क्या है भारत में स्टार्टअप की, ये जानना ज़रूरी है। तो शानदार सफ़र रहा है। इस समय हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब बन चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। देख लीजिए नंबर्स में 2016 में देश में 471 स्टार्टअप्स थे जब स्टार्टअप इंडिया की बातें होना शुरू हुई थी और आज यानी 2023 में है, लेकिन ये नंबर है 2022 तक का। 84,000 से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। ये वो रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं जो भारत सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं और इनमें देखिए यूनिकॉर्न 108 यानी 100 से ज्यादा, सेंचुरी लग चुकी है। 108 यूनिकॉर्न है। 136 अरब डॉलर की कुल टोटल फंडिंग इन यूनिकॉर्न्स को मिल चुकी है। सिर्फ 2022 में ही हमने देखा कि इन स्टार्टअप्स ने करीब 8.5 लाख से ज्यादा के रोजगार दिए, रोजगार देश में पैदा किए। साल दर साल स्टार्टअप की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 12 से 15% ये ग्रोथ का नंबर है। और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, ये तो बात हमें पता ही है। तो चलिए इस स्टार्टअप इकोसिस्टम पे थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या ये युवाओं को देश के एक नया मौका, एक नया आयाम देने की कोशिश है? मतलब अपना कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया में नाम भी हो, काम भी हो और देश का भी प्रगति पथ पर जो है वो अग्रसर हो, आप लोगों को नौकरी दे पाएं। ये है पूरे स्टार्टअप की एक अंडरलाइंग थीम और किसी ऐसी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आएं जो कि कोई और शायद प्रोवाइड नहीं करा रहा है या किसी अलग ढंग से। तो चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में हैं प्लूटोज वन के को फाउंडर रजत गुलाटी, लॉब के सीईओ और को फाउंडर वेणु गोंदूर और आईवी ग्रोथ एसोसिएट के फाउंडर प्रतीक तोष्णीवाल। यानी कि दो स्टार्टअप्स हमारे साथ हैं और एक स्टार्टअप गुरु कह लीजिए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम रजत से। रजत, आप प्लूटोज वन नाम का एक स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं। बेसिकली जितना हम समझ पाए कि ये थोड़ा सा जो बैंक के ग्राहक हैं या फिर जो बैंक से ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं उनको आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन से आगे बढ़कर कुछ बेनिफिट्स देते हैं। थोड़ा हमें बताइए अपने स्टार्टअप के बारे में ताकि हम समझें कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज इस समय देश के अंदर हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। पहले तो सबको स्टार्टअप का दिवस मुबारक हो। हम प्लूटोज वन पे हम बैंक्स को वो सारी सुविधाएं देने की सुविधा देते हैं अपने कंज्यूमर्स को जो प्राइवेट पार्टीज ऑलरेडी आप मेरे जैसे ग्राहक को देती हैं। अब आप और मैं भी अपने जब छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें वहाँ पे छोटा भी फ़ायदा हो, हम उस फ़ायदे के पीछे दौड़ते हैं। तो प्लूटोज वन का काम है कि वो सारी टेक्नोलॉजीज़, वो सारे फ़ायदे, वो सारे ऑफर्स एक जगह लाना और सारे बैंक्स के कंज्यूमर्स को वो सारी ऑप्शंस देना जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में बैठे जिन ग्राहकों को मिलती हैं, वही टियर 2, टियर 3, टियर 4 की सिटी के ग्राहकों को भी मिले, वो हम करते हैं। तो ये आइडिया आपको रजत कहाँ से आया? क्या लगा आपको कि क्या नहीं हो रहा था? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था कि कुछ लोगों से आपने बात की? कैसे सोचा कि चलिए मैं एक ऐसा स्टार्टअप बनाता हूँ जहां पर बैंकों के ग्राहकों को कुछ अलग ढंग से जोड़ूंगा? मैं तो ये मानता ही नहीं कि इनमें से आइडिया मेरा या मेरे को फाउंडर का था। हमें तो बहुत
एक तरीके से हमें मजबूरी दिखती है मार्केट में, बट दूसरा हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली हुई है जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं। हम कई बैंकों से दसों साल से जुड़े हुए हैं। हम उनके लिए पहले कुछ एक तरह का काम करते थे, बट हमने जब उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनसे बार बार बात की, हमने देखा कि उनके ग्राहकों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और बैंक्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो सुविधा देने में। हमें वहाँ से आइडिया आया। हमें तो इनफैक्ट मजबूरी लगती है कि हमें वो करना ही पड़ा अपने बैंक पार्टनर्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमें यहाँ पे बहुत सारी एडवाइस NPCI से भी मिली। हम उनके साथ भी अब 6 साल से लगे हुए हैं, तो उन्होंने हमें जो गाइडेंस दी है उसकी वजह से हम आज ये कर रहे हैं जो प्लूटस वन बना है। हाँ, बेसिकली यही है कि युवा समझे या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो समझे कि एक स्टार्टअप के मायने क्या, अगर मुझे स्टार्टअप करना है तो क्या करना होगा। क्योंकि स्टार्टअप इट्स नॉट ओनली अबाउट कि फंडिंग आ गई, बड़े बड़े नंबर्स आ गए, कुछ बड़े नाम हमने सुन लिए। लॉब के को फाउंडर वेणु कुंदूर भी हमारे साथ हैं। लॉब का आइडिया वेणु आपको कैसे आया? वेणु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी, यस। तो आपको लॉब का आइडिया कैसे आया? सो ये 2015 में था, जब हमारे जो को फाउंडर हैं वो अमेरिका से आए, और जब उन्होंने एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप के साथ काम किया तो उनको लगा कि जो चलिए, शायद वेणु से हमारा संपर्क उतना अच्छा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि इस लिंक को बेहतर करें। हम चलते हैं प्रतीक साहब के पास, जो कि बेसिकली आइवरी ग्रोथ एसोसिएट के फाउंडर हैं और स्टार्टअप्स में रुचि रखते हैं, उनको फंड भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। प्रतीक, ये बताइए, देखिए मैं तो थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि बहुत अच्छा लगता है कि देश में स्टार्टअप कल्चर इतना बड़ा, अब तो हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का टैग भी हमें मिल गया है, लेकिन कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे? बहुत इन दिनों हिंदुस्तान शार्क टैंक जैसे शोज भी देख रहा है, तो क्या हर छोटा मोटा बिजनेस जहां से आप ABCD से शुरू कर रहे हैं वो स्टार्टअप है? स्टार्टअप को डिफाइन कैसे करेंगे? सरकारी डेफिनेशन है, लेकिन एक युवा खुद को स्टार्टअप कैसे समझे? क्या वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो स्टार्टअप है या उसे कुछ अलग करना है? थैंक यू विपिन जी, ये मौका दिया आपने बताने के लिए। हम जब भी कोई स्टार्टअप को ढूंढते हैं या हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि वो क्या इनोवेशन ला रहा है, वो क्या ऐसी सिंपल चीज को कुछ ऐसे ढंग से प्रेजेंट कर रहा है कि आम जनता के लिए वो बहुत इजी हो जाए। इसको हम इनोवेशन कहते हैं, और यही स्टार्टअप का एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है जो हम ये मानते हैं और हम ये देखते हैं हर एक स्टार्टअप। जी, तो अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ रजत भी हैं। वेणु की आवाज जरूर हम तक नहीं आ पाई, लेकिन वो एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप चलाते हैं, एक डिफरेंट तरह से सॉल्यूशन देते हैं। इसमें इन दोनों के आइडियाज में आपको क्या इनोवेटिव लगा? सर, लॉजिस्टिक स्टार्टअप अगर वो टेक बेस्ड है और प्लूटस वन अगर टेक बेस्ड स्टार्टअप चल रहा है जो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसी लोगों तक पहुंच जाए जहां पे उनको, हम बोलते हैं हमेशा हमें लैपटॉप्स या हमें पेपर्स में उलझा के ना रख के एक सिंपलिसिटी वे में अगर हमारे पाम पे पहुंच जाए, या हमारे पास इतनी इजी सॉल्यूशंस पहुंच जाए, जो मुझे कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स में इसलिए भी लगता है क्योंकि सप्लाई चेन अभी बढ़ रहा है, और सप्लाई चेन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका पूरा इंपैक्ट आएगा। तो ये मेरे हिसाब से एक ऐसे स्टार्टअप्स है जिन्हें कहीं ना कहीं टेक फोकस्ड होके आगे एक इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा, जो शायद कर भी रहे होंगे, और वो अगर हो जाए तो दीज आर कंपनीज टू लुक आउट। चलिए, तो ये एक बात बिल्कुल क्लियर हुई। यही जवाब आपसे चाहते भी थे कि यहां पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप किसी पुरानी समस्या का ही सॉल्यूशन दे रहे हैं, हो सकता है कि आप उसे पुराने ढंग से ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी रीच, उसकी स्केलेबिलिटी और तमाम जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको बेहतर बनाती है और शायद उसको एक बड़ा बिजनेस होने का पोटेंशियल देती है। और वही शायद यहां पर प्रतीक जैसे जो हमारे स्टार्टअप गुरुज हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं या इंक्यूबेटर्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। वेणु, यस, अब आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे। यस, बिल्कुल, राइट। तो जिस इनोवेशन की हम बात कर रहे थे, तो कैसे आपने अपने उस आइडिया को इनोवेटिव बनाया, कैसे उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा और एक्चुअली में क्या चेंज लेकर आ रहे हैं आप?
सर यहाँ पे जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है इंडिया में, वहां पे जो दूर दराज में जो गाड़ियां जाती हैं, ट्रक्स जाती हैं, वो महीने में सिर्फ 13 से 14 दिन चल पाते हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसे 25 दिन से ज्यादा हम उनको रोजगार दे पाएंगे। तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, जिसे हम सॉल्व करने के लिए लॉब के थ्रू आगे आए हैं, राइट। तो इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मोटर मालिक लोग हैं जो 10 करोड़ से ज्यादा फ्लीट्स को मैनेज करते हैं, लेकिन उनको लोड या माल नहीं मिल पाता, सही टाइम पे नहीं मिल पाता। तो ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व किया है, जिसके थ्रू जो मोटर मालिक है उनको सही माल और सही दाम में उनको अपना ट्रक के लिए सुविधा मिल सकती है। राइट तो आप मोटर मालिकों को कनेक्ट कर रहे हैं और ड्राइवर्स को कनेक्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट शायद जो उनके एंड कंज्यूमर है उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बना के जी एआई के थ्रू। चलिए तो ये कुछ इनोवेटिव है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, कम समय में वो काम हो रहा है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या रजत या वेणु डे 1 से इतने ही आसानी से बैठे हुए थे इन सारी चीजों पे? तो रजत ये बताइए कि अब हिंदुस्तान में स्टार्टअप शुरू करना या जिस तरह के हम बिजनेस की बात कर रहे हैं वो कितना आसान या कितना मुश्किल है? सरकार की तरफ से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें होती हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात होती है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ है जो या तो मुश्किल कह लूँ या आसान है? कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? ये इसका जवाब देने के लिए मैं कहूँगा कि ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है। मैं 2 बार पहले कोशिश कर चुका हूँ 2 अलग अलग फील्ड्स में, और जैसे टाइम बढ़ा है मैं मानूंगा कि यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना तो डेफिनेटली पहले से आसान हो गया। हमें DPIIT के थ्रू या स्टार्टअप इंडिया के फंड्स के थ्रू या ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट होने के थ्रू, ज़्यादा इन्वेस्टर्स होने के थ्रू हमें फंडिंग में बहुत सहायता मिली है। पेपर वर्क पहले से आसान हो गया है। हमें जो जैसे जैसे और स्टार्टअप्स आए हैं, जैसे मेरा अगर एक स्टार्टअप है तो वो 3-4 स्टार्टअप्स के कंधे पे खड़े होकर अपनी काफ़ी सारी सर्विसेज डिलीवर कर पाता है। उन स्टार्टअप्स के होने की वजह से मेरा काम पहले से और बहुत आसान हो गया। तो जो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले सिचुएशन थी, उससे अब तो डेफिनेटली बहुत आसान है। बस इसका मतलब ये नहीं कि ये आसान है, ये पहले से डेफिनेटली आसान है। दिक्कत हमेशा ये रहती है कि जैसे जैसे मार्केट बदलती है, अगर इंडिया पहले एक यंग स्टार्टअप की मार्केट थी, अब थोड़ी और मैच्योर हो गई है, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि फुल मैच्योरिटी पे पहुँची है, तो जो वो स्टार्टअप ऑन मास जो चीज़ चेस कर रहे होते हैं वो बदलती रहती है। एक टाइम था जब मार्केट में ज़्यादा पैसा था, हमने 2021 में देखा कि बहुत बढ़ोतरी हुई इन्वेस्टमेंट्स पे, बट आज की जब खबर हम देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि 2022 में इन्वेस्टमेंट कम हुई, पर मैं कहता हूँ हमें देखना चाहिए ऐसे कि 2021 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई। तो एक तो वो है, कई स्टार्टअप्स में उसमें हमने, जैसे आपने शार्क टैंक का मेंशन किया, शार्क टैंक ने बहुत किया है कि हमारे कल्चर में स्टार्टअप्स के बारे में बात करनी शुरू करें। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अब लोग अगर कोई स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बेरोजगार नहीं समझते, वो एक्चुअली अब पूछने को तैयार है कि अच्छा भाई बता दो तुम करते क्या हो, क्या क्या बन पाओगे। पर उसकी वजह से ये भी हुआ है कि अब जिन लोगों को अभी स्टार्टअप के बारे में थोड़ा ही पता है, हर उन एक बंदे के लिए जो स्टार्टअप कर रहा है 9 और लोग खड़े हो गए हैं जिनको लगता है कि स्टार्टअप उनकी प्रॉब्लम का हल है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि वो हल हो। तो थोड़ी सी भेड़ चाल भी शुरू हो गई है स्टार्टअप्स के पीछे, इनफैक्ट काफी हद तक है, पर उसमें अब भीड़ बढ़ गई है स्टार्टअप्स की। जी तो मैं यही सवाल लेके जाता हूँ प्रतीक के साथ कि प्रतीक, अच्छी बात है, इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए और तमाम चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि ऐसा तो नहीं हो जाता है कि अब हर चीज एक स्टार्टअप के दायरे में गिरने लग गई और सबके दिमाग में बस एक ही चीज रहे कि भाई स्टार्टअप का मतलब है कुछ करो, टेक्नोलॉजी लाओ और उसके बाद वो फंडिंग के रास्ते, और फिर जो खबरें हम पढ़ते हैं कि इतनी फंडिंग उतनी फंडिंग, क्या बिना फंडिंग के कोई स्टार्टअप ग्रो नहीं कर सकता? ये मेरा अलग से सवाल है। विपिन जी, स्टार्टअप बिना फंडिंग के भी ग्रो करता है, और आपने अगर देखा होगा तो ज़ेरोडा का नाम आपने सुना भी होगा। इट इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप फंडिंग के बिना काम नहीं करता। और जैसे आपने बोला, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी या स्टार्टअप जर्नी में अगर आपके पास एक सोल्यूशन आता है
उसका सबसे पहला स्टेप होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। उसको आप एटलीस्ट 1000, 2000, 5000 की जनता में जाके टेस्ट करें। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, डीपीआईआईटी के साथ अभी स्टार्टअप इंडिया की इतनी स्कीम्स आ गई है कि आप उन्हें ग्रांट के वे में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप वेंचर फंडिंग में जाएं। जिस स्टार्टअप में आप देखिएगा जिसमें स्टार्टअप फाउंडर का स्किन इन द गेम है, उसने भले ही बहुत कम रकम डाला होगा, लेकिन उसका स्किन इन द गेम है, वो स्टार्टअप काफी हद तक ग्रो कर रहा है। और वो एक रीजन है जो डिफरेंशिएट करता है इन बिल्डिंग अ वेरी गुड स्टार्टअप विद अ स्टार्टअप व्हिच इज फॉलोइंग। जी, तो यहाँ पर वेणु ये बताइए कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो स्टार्टअप हैं, जैसे कहा कि आप एक इनोवेटिव आइडिया लाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इनपुट होगा, लेकिन क्या वो स्टार्टअप ज़्यादा करके टेक्नोलॉजी को जब तक अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वो स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे? उनका कोई ऐप ही होना चाहिए, वो कस्टमर से ऐप के थ्रू कनेक्ट करें? या ज़्यादातर इस तरह के स्टार्टअप को हम जानते हैं क्योंकि डे टू डे में हम उनसे कनेक्ट होते हैं, पीछे और भी दूसरे 4 तरह के होंगे, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग में या किसी सर्विस में कोई स्टार्टअप्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं जी। हमारे एक इन्वेस्टर हैं जो को फाउंडर रह चुके हैं, जेडवर्क नाम की कंपनी है जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग लेके आए हैं। जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारी ब्रिक एंड मोटर सेटअप है उनको भी जोड़ के काफी लोगों ने स्टार्टअप बनाई हैं, और ये काफी स्केलेबल बिजनेस भी हुआ है, सस्टेनेबल बिजनेस है, और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी बनाए गए हैं। बहुत तरीके के हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी भी बिल्ड हुए हैं, और साथ में जो ब्रिक एंड मोटर सेटअप को भी काफी इनोवेटिव आइडिया से उन्होंने बड़े स्केल पे बनाया है जी। ये अच्छी बात आपने बताई। नहीं तो क्या होता है कि आमतौर पे जो हमें डे टू डे में, मान लीजिए कि जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई सामान मंगाने में, खाना मंगाने में, टैक्सी मंगाने में, हमको लगता है कि सिर्फ इसी तरह से ए बेस्ट चीज़ें जो रहती हैं वही स्टार्टअप के, लेकिन दायरा बहुत बड़ा है। ये दर्शकों की मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि वो वाली कंपनियां कभी सामने आती नहीं है और उतना गहरा कोई स्टार्टअप वर्ल्ड में जाता नहीं है। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ और चीज़ें बताना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इंस्पिरेशनल चीज़ें सुनना चाहते हैं या अपना कुछ करना चाहते हैं, कि अगर आपके मन में भी कुछ आइडिया है तो आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और ऐसे ही तो हम इतने बड़े स्टार्टअप हब या स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं बन गए। तो वो छोटी छोटी बातें अपने मेहमानों से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, स्टार्टअप इंडिया, जीत लो दुनिया। जी हाँ, इंडियन स्टार्टअप का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और अब हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं और इसी चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्रतीक, मुझे बताइए कि अब जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों ये करने का सोचते हैं, कहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से वो आप सोच सकते हैं कि जो उनका आइडिया है वो कितना स्केलेबल है, काम करेगा नहीं करेगा, कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और कहाँ से फिर उन्हें हेल्प मिलेगी? सर, हम स्टार्टअप में सबसे पहले ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो अपना आइडिया ला रहे हैं वो अपने एक मेंटोर, जो आपके एक मेंटोर जिसको आप मानते हैं, उनसे डिस्कस करें। उसके बाद उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें कि मार्केट साइज क्या है, वाकई में वो क्या मार्केट को केटर करने के लायक है भी या नहीं है वो प्रोडक्ट। उसके बाद अगर वो पैरामीटर डिफाइन हो जाता है तो उसके बाद हम बोलते हैं कि हर एक सिटी में आप देखिएगा एक इंक्यूबेशन सेंटर है, गवर्नमेंट की भी और लोकल प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स हमारे जैसे जो बहुत सारे होंगे जिनके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। वहां पे उन्हें 3-6 महीने लगते हैं इंक्यूबेट करने में। अब प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, एलएलपी बनाना है, वो गाइडेंस मिलती है, डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन होता है, फिर स्टार्टअप टैक्स एग्जेम्पशन का रजिस्ट्रेशन होता है। वो सारी चीजें होने के बाद इस स्टार्टअप को गवर्नमेंट ग्रांट दिया जाता है। वो ग्रांट 5 लाख से 25 लाख तक मिलता है। तो ये फायदा 6 महीने 8 महीने की पूरी जर्नी जीनी पड़ती है। उसके बाद आप एक मार्केट रेडी होते हैं। जो स्टार्टअप ये सोचता है कि हम डे 1 से ही निकल जाएं और हमारे पास इनोवेशन है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, पर जब तक ये 3-6 महीने की स्टडी और रिसर्च नहीं होगा, उसकी सक्सेस जो ग्रोथ है, जो 10 साल 15 साल की जर्नी है, उसमें कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें हैं। राइट। वेणु, आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए क्या आपकी जो भी आपका अनुभव रहा है वो क्या साझा करेंगे कि क्या तकलीफें उन्हें आ सकती है और कैसे ओवरकम करें? सबसे पहली बात, लगे रहो।
ये हमेशा हम फाउंडर्स में जज्बा रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें सॉल्व करना है, राइट। तो जब तक हम ये जज्बा लेके चलेंगे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी और हमेशा हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है, राइट। कभी हताश नहीं होना चाहिए। सेकेंड, फेल फास्ट, मतलब जितनी जल्दी आप सीख सको कि ये नहीं चल रहा है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए और आगे प्रयत्न दूसरे तरीके से करना चाहिए। ये हमें बहुत बहुत जल्दी अपने सिस्टम में ला देना चाहिए। जब तक हम फेल फास्ट का अप्रोच नहीं रखेंगे हमें जो सफलता है वो शायद ना मिल पाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टार्टअप करें वो हमेशा ये सोचें कि अगर चीज नहीं चल रही है उसे छोड़ो और आगे देखो, अटक के मत रहो, राइट। अल्टरनेटिव देखो। बिल्कुल जी रजत, योर वर्ड्स, क्या एडवाइस देंगे आप? मैं थोड़ा हट के देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में मैं दो तरह के स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलता हूँ। एक जो मेरी तरह थोड़े अब उनके बाल उड़ने लगे हैं और बाल सफ़ेद होने लगे हैं, वो अक्सर अपनी जो एक्सपीरियंस होता है वो उसमें प्रॉब्लम्स देख के उनको सॉल्व करने के लिए निकलते हैं। तो उनके लिए मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, वो यूजुअली वो समझ के आते हैं। जो थोड़े यंगस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, मेरा उनको यूजुअली एडवाइस ये रहता है कि वो ये देखें कि वो इसलिए स्टार्टअप कर रहे हैं क्योंकि वो ये कर सकते हैं, या उन्होंने एक्चुअली इतने यूजर्स देखे हैं, कंज्यूमर देखे हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दूसरा वाला सवाल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर तभी मिलता है अगर आप अपना पहले 10 पहले 100 पेइंग कस्टमर ढूंढ सकें अपने आइडिया के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए आपको ऐप बनाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ खास टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको हल्का सा उसमें कुछ डेटा भी स्टोर करना है तो किसी स्प्रेडशीट में स्टोर कर लीजिए, फोन पे बात कीजिए लोगों से। ऐप लॉन्च करने का मत सोचिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचिए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको ऐप बनानी पड़े, वेबसाइट बनानी पड़े, कोई टेक्नोलॉजी बनानी पड़े तो बात दूसरी है। पर आपको जो पहली चीज समझनी है वो है कि आपका कंज्यूमर कौन है, आप उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी तो आपके तो ज्यादा चांस है कि आप सक्सेसफुल रहेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। और ये बड़ी कमाल की छोटी छोटी सी लेकिन बहुत ही शानदार एडवाइसेज हैं, चाहे प्रतीक दे रहे हो, चाहे वेणु दे रहे हो, चाहे रजत आपने दी हो, कि किस तरीके से आप अपना आकलन करेंगे और शुरुआत कैसे करेंगे। और ठीक है, हर चीज में थोड़ी सी तकलीफें होती हैं, आसानी से तो कोई काम होता नहीं है, तो फिर लगे कैसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एंड आई होप कि हम अभी तो स्टार्टअप जर्नी हिंदुस्तान की भी शुरू हुई है, हम सबसे बड़े हब बन गए हैं, लेकिन यहाँ से अभी शायद हमें बहुत आगे जाना है। अगली बार कभी आप हम सब लोग साथ बैठेंगे तो ये नंबर्स, ये फिगर्स जिनके आज हम चर्चा कर रहे हैं हमें और बड़े दिखाई देंगे और हो सकता है कि एक दिन इस देश को स्टार्टअप ही लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।